अस्सलाम वालेकुम जी। और ये कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पास पेपर हैं और हमने सुना है कि 2021 में भी ये लगे हैं और हमें मतलब एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मिले थे। और जब मैंने चेक किया तो यार ये पुराने पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, मतलब आए हुए हैं बार बार, मोस्ट रिपीटेड्स में से हैं। तो और कुछ मतलब मसला ये है ना कि हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, कवर कर ली है। अब इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसा सबके साथ हो सकता है ना, मतलब तो इसको साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी थ्योरी से रिलेटेड कुछ मिलता है या नहीं, या फिर अगर कुछ डिफरेंट भी है तो क्यों डिफरेंट है और हमें इसके अलावा कहाँ से नोट्स लिखने चाहिए। और अगर इनमें से ही लग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। मोस्ट रिपीटेड का मकसद जहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ होना, वहाँ समझ लें कि जो आपके पास 100 है ना, उसमें से 20 तो लगते ही लगते हैं। मोस्ट का मतलब ये है। और जस्ट रिपीटेड कोई बोल दे तो समझ लें 4-5 लगते हैं। तो क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है तो लग सकते हैं। तो आइए साथ में पढ़ते हैं। जिनके पेपर अभी होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट करंट जीन थेरेपी ट्रायल्स टारगेट कैंसर। सबसे ज़्यादा, अच्छा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो अभी तक जितनी भी जीन थेरेपी हो रही है उन ट्रायल्स में सबसे ज़्यादा जो है कैंसर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस भी यही आ रहे हैं। और बाकी जितने भी केसेस हैं उनके अंदर ही कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है या बहुत महंगा है एक्सेट्रा। तो कैंसर कॉमन भी है, केसेस भी ज़्यादा होते हैं और इसके ट्रायल टारगेट्स पे हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो जीन थेरेपी ट्रायल्स हैं वो कैंसर के ऊपर हो रहे हैं। वो व्हीकल या वो मीडियम जो हम जीन थेरेपी में किसी हेल्दी जीन को कैरी करके किसी बंदे में इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका वायरसेस। विच व्हीकल इज़ आर ऑफन यूज टू फॉर जीन थेरेपी टू कैरी हेल्दी जीन। सो इट इज़ वायरस, सही बोला। विच प्रोसेस इज़ यूज टू इंसर्ट नॉर्मल जीन इनटू ह्यूमन सेल्स इट्स टू करेक्ट डिसऑर्डर्स। कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम नॉर्मल जीन जो है वो किसी भी डिसऑर्डर्ड जीन के अंदर डालते हैं और उसको ठीक कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी टारगेटिंग द जर्म लाइन इज़ हेरिटेबल। ये हेरिटेबल है, यानी अगर आपने किसी एक बंदे की जीन में कोई डिफेक्ट था उसको क्लियर कर दिया है तो आगे उसके जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे ना, उनको ये मसला नहीं होगा और उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की हाइट का मसला है या कोई बोन एट्रोफी ऐसी है, कोई डिफेक्ट है ऐसा मस्कुलर डिफेक्ट, तो अगर आप उसको एक दफ़ा जर्म लाइन थेरेपी के थ्रू ठीक कर देंगे तो आगे उसके डिसेंडेंट्स में ये मसला नहीं होगा। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न क्या होता है? एक सीरीज़ होती है डिफरेंशियल एक्यूमुलेशंस की, और जो उसके प्रोडक्ट्स और जो सबसेट्स होते हैं उसके अंदर आप डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये आज का जो बी है ना वो सही है आंसर। और ये यकीन करें मैंने नहीं पढ़ा थ्योरी में, पर ये इसमें आ गया है। जीन एक्सप्रेशन में सारा पढ़ा है, उसमें ये वाली जो लाइन थी ना वो नहीं थी। तो मैं इसलिए इसको आपके साथ पढ़ रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो हमें लगे कि हमने मतलब पढ़ लिए हैं, थ्योरी कर लिए तो आ जाएंगे, लेकिन आंसर्स नहीं आते। विच टू प्रिंसिपल मैथड आर वाइडली यूज टू स्टडी पैटर्न ऑफ mRNA एक्सप्रेशन। mRNA एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए कौन से दो जो है वो पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं? तो माइक्रो एरे एनालिसिस और एंड C2 हाइब्रिडाइजेशन। एक जगह मैंने फ्लोरेसेंस भी पढ़ा था, बट दैट्स ओके। तो माइक्रो एरे एनालिसिस और आपका C2 हाइब्रिडाइजेशन जो है मोस्ट कॉमनली जो वो स्टडी पैटर्न है जो mRNA एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए, मैसेंजर RNA के जितने भी एक्सप्रेशन है उनको पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं। विच टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट द सेम टाइम। थाउजेंड्स ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन एक साथ एक बार में पढ़ने के टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रो एरे। इट्स नॉट मैक्रो एरे, इट्स माइक्रो एरे। A branch of medicine that develops way to diagnose and treat disease by understanding the way genes, proteins and other cellular molecules work is known as molecular medicine। कि भाई ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है वो डिजीज़ को किस तरह ट्रीट करते हैं। हम उसकी जीन्स को पढ़ते हैं, उसके जीन्स के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसके सेलुलर मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं कि भाई क्या मसला हो सकता है और उसको ट्रीट करते हैं। उसको हम कहते हैं हमारी मॉलिक्यूलर मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्नोज एंड ट्रीट और नीचे लिखा हुआ है सेलुलर मॉलिक्यूल। तो ये आपके दो है ना कीवर्ड्स हैं। जो डायग्नोज एंड ट्रीट है तो ये आपका मेडिसिन की तरफ ले जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर वर्क है, सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपको मॉलिक्यूल्स की तरफ ले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ ऑगमेंटेशन थेरेपी। इंसुलिन ट्रीटमेंट एंड डायबिटीज़, ये आपकी एगमेंटेशन थेरेपी में आ जाती है और ये मोस्ट कॉमन जिसने फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है उसकी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए या हम बाहर से लगवा रहे हो या एडिक्वेट इंसुलिन ना बनता हो, दोनों इश्यूज़ में हमारे पास ये जो है वो एगमेंटेशन थेरेपी कहलाती है। व्हेन वाज द फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रीटेड? इट वाज ट्रीटेड इन 1990। 1990 में पहली जीन थेरेपी की गई थी और वो
क्या कहना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स के साथ की गई थी, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो 2002 तक भी होते रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने अपने उस टॉपिक में बताया भी है जो मैंने पढ़ाया था जीन थेरेपी का, कि उसमें बहुत खौफनाक किस्म के रिजल्ट्स थे। क्लोनिंग वगैरह लोगों ने करनी शुरू कर दी, उसको बंद किया गया। लेकिन चलो, जो पहला उन्होंने तकरीबन किसी हद तक जो ठीक कर लिया था बंदा जीन थेरेपी के थ्रू, वो 1990 में 1990 यानी हमारी पैदाइश से बहुत अरसा पहले उन्होंने कर दिया था। ओके, विच टेक्निक हैव्स सम मेजर लिमिटेशंस इन डिलीवरी ऑफ वेक्टर टू द सेल। जीन थेरेपी जिसमें हम जो है वो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है जिसमें हम जो वेक्टर, देखो जहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि डिलीवरी ऑफ द वेक्टर टू द सेल, आपने आंखें बंद करके जीन थेरेपी लिखा देना। अब जो लिमिटेशंस वगैरह हैं वो तो भाई हर एक थेरेपी के अंदर होती हैं, क्योंकि हर एक थेरेपी का एक हद के बाद नुकसान शुरू हो जाता है। जीन थेरेपी की कुछ एक्स्ट्रा लिमिटेशंस है, क्योंकि हम किसी के जीन पे काम करें और क्योंकि इसके आगे डिसेंडेंट भी हो सकती है। मतलब अगर हमने ठीक कर दिया तो वो ठीक हो गया है तो वो परफेक्शन आगे तक चलेगी, और अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो डिफेक्ट भी आगे तक चलेगा। तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं इन द जीन थेरेपी। विच डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून वाज द फर्स्ट डिसऑर्डर रिसर्चर ट्रीटेड विद जीन थेरेपी। कौन सी इम्यून सिस्टम की जो है वो डेफिशिएंसी थी जिसको रिसर्चर्स ने पहली बार जीन थेरेपी थ्रू ठीक किया था? तो वो आपका ADA था, एडेनोसिन डेमिनेज डेफिशिएंसी, और उसको उन्होंने पहली दफ़ा रिसर्चर्स ने जो है वो ठीक किया था, रिसर्चर्स ने। ओके, कहाँ गया? ओके, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर बोन मैरो सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम टू परफॉर्म एक्स वीवो SCID जीन थेरेपी। कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जिसको मतलब रिमूव किया जाता है? वो मतलब कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो बोन मैरो सेल्स हैं जिनको रिमूव किया जाता है ताकि एक्स वीवो SCID जीन थेरेपी परफॉर्म की जा सके, ठीक है। तो एक्स वीवो यानी आउटसाइड द बॉडी और इन वीवो यानी इनसाइड द बॉडी, तो वो आपका हिप बोन है जिसको हटाया जाता है। फॉर सक्सेसफुल जीन थेरेपी द जीन इंसर्टेड इनटू अ टारगेट सेल मस्ट बी एबल टू मेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नीडेड। कि भाई अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ें तो बी इंसर्टेड मैनुअली इनटू द सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गलत, बिकम अटैच टू द सेल्स mRNA मॉलिक्यूल, ये बहुत ही बारीकी की तरफ चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। अगर आपने एक टारगेट सेल के अंदर जीन इंसर्ट किया है तो हमारे पास हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई है। प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की अगर कोई डिफेक्ट होता है तो इन्हीं की अरेंजमेंट में होगा और इन्हीं के स्ट्रक्चर में होगा, और हमें अगर कोई चीज़ ठीक करनी है तो प्रोटीन ही करनी है। तो इसके अंदर आपने अपने आप को ही गौर से देख के अपने स्ट्रक्चर को समझ के ये आंसर लगाना है कि अगर हमने अपने किसी जीन को ट्रीट करना है तो ऑब्वियसली कहीं पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मसला हुआ होगा और हमने उसको करेक्ट करना है, और जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए उधर वो उतना बना दे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बी एबल टू मेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज़ नीडेड, और ये आपका सही आंसर है। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। इट्स सिस्टिक फिब्रोसिस, जो एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से हो जाती है, और म्यूटेशंस जो है वो आई गेस वो परमानेंट होती हैं, मैंने पढ़ा था कि म्यूटेशंस आर परमानेंट चेंजेस। इट्स सिस्टिक फिब्रोसिस। Which of the following best describe the disease of central and peripheral nervous system? It's neurological disorder. मतलब इनमें से कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब, देखो BCQs का मतलब क्या होता है कि आपने बेस्ट आंसर लगाना है। चारों कहीं ना कहीं सही होते हैं, लेकिन MCQs यानी मल्टीपल चॉइस, 3 गलत 1 सही। BCQs के अंदर 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही होते हैं। आपने बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है तो आपने बेस्ट लगाना है, और ये यहाँ पे बोल भी रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ बेस्ट डिस्क्राइब करती है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिज़ीज़ को। तो इट इज़ योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और ये क्योंकि स्पाइन सिर्फ स्पाइन की है, वर्टिब्रल सिर्फ वर्टिब्रा का, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है बेस्टली डिफाइन करता है। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? इट्स न्यूरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनअप्रोप्रिएट रिगार्डिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? इट्स रेमेटॉइड अर्थराइटिस, और ये आपका मतलब रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो आपका ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। ओके, डिसऑर्डर ऑफ मसल नर्व्स टेंडन जॉइंट कार्टिलेज एंड स्पाइनल डिस्क रेफर्ड एज मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जितनी भी बातें हैं मसल्स की हैं, टेंडन की हैं, नर्व्स की हैं, जो इसी के अंदर इनोवेट होती हैं, इसी के अंदर से निकल जाती हैं, कार्टिलेजेस की हैं, स्पाइंस की हैं, बोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनके बारे में बात हो रही है, तो ये आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। जॉइंट्स सच एज अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, गॉट,
एंकोलूजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। पर जितनी भी चीज़ों के इन्होंने नाम लिए ना, मसल्स, नर्व, टेंडन, उन सब की बीमारियों के नाम नीचे ले दिए। What is osteomyelitis? It is the inflammation of bone due to an infection। किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके बॉडी में कहीं पे भी किसी भी एरिया में कोई मसला हो तो उसके साथ लाइटिस लगता है, जैसे मतलब आइटिस लगता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, वो और जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस है, और एक और नाम था कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना। तो जितने में ITS एंड में लगता है वो आपके इन्फेक्शन के थ्रू होने वाले मसलों की वजह से जो है वो लग रहा होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू एन इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओके, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, अच्छा वो मेलाइटिस होता है, हाँ ओके, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द स्केलेटन? इट्स एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपके स्केलेटन को इफेक्ट करता है। पिक्चर निकालेंगे ना तो देख के हैरान रह जाएंगे इसकी, एकॉन्ड्रोप्लेजिया की। एक्स विवो जीन थेरेपी ऑफ कार्टिलेज इन्वॉल्व्स chondrocytes extracted from patient body and gene and transferred in vitro, and then transduced cell are transferred in defective cartilages। एक्स वीवो क्या होता है, आपकी बॉडी से बाहर जो है वो क्या बोलते हैं हम, जीन के जो है कुछ उसको एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं, उसको बाहर ट्रीट करते हैं, बाहर बॉडी के बाहर ट्रीट करते हैं, और फिर ट्रीट करने के बाद फिर उसको वापस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके डिफेक्टिव कार्टिलेजेस में, उसको ठीक करने के बाद। तो ये एक्स वीवो हो गया जो आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके, ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस, वेयर इट इज़, disc diseases can be treated by gene therapy by using adenoviral vector carrying gene of specific growth factor at a affected site। जैसे मैंने आपको बात की, किसी की हाइट का मसला है या बोन के अंदर कोई मसला है, तो अगर हमें डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ इस तरह का कुछ है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एक एडिनोवायरल वेक्टर लेके, जिसके अंदर जो है स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर होगा उस जीन के लिए, और उसको हम अफेक्टेड साइड पर लगा देंगे। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आर द कॉज ऑफ हेरिडिटरी डिजीज़ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी। ओके, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू सेल इन प्लेस ऑफ मिसिंग और डिफेक्टिव वन इन ऑर्डर टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड जीन थेरेपी। भाई बार बार रिपीट हो रहा है, और जितने मैंने अभी आपको पास पेपर्स पढ़ाए ना, ये सवाल चौथी पाँचवीं मरतबा रिपीट हो रहा है, तो अंदाज़ा करें कि पास पेपर के क्वेश्चंस कितने लगते हैं। कि नॉर्मल जीन का इंट्रोडक्शन अगर हम किसी डिफेक्टिव सेल के अंदर करा दें उसको ठीक करने के लिए, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पोटेंशियली रिवर्ट कैंसर सेल इनटू नॉर्मल सेल्स? इट्स जीन थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू टूल इमर्जिंग दैट विल अलाउ patterns of gene expression into compared in healthy and diseased tissue? It's gene therapy. The process by which the formation encoded in a gene is used to direct the assembly of a protein molecule is known as जीन थेरेपी। अगर किसी की प्रोटीन असेंबली सही से नहीं हुई होगी तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, उसके लिए भी जीन थेरेपी। अगर किसी के अंदर जीन एक्सप्रेशन सही से जो है वो क्या कहना चाहिए, इमर्ज नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए भी जीन थेरेपी ही काम करेगी। अगर किसी के अंदर कैंसर सेल है और हमें उसको रिवर्ट करना है तो उसके लिए भी जीन थेरेपी ही काम करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पोटेंशियली अल्टर जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स जेनेटिक मेकअप? आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो आपकी जीन एक्सप्रेशन को 110% मतलब बिल्कुल उल्टा भी कर सकता है, बिल्कुल चेंज भी कर सकता है। मतलब आप देखते हैं ना पूरी जीन के अंदर आपका जेनेटिक मेकअप है, आप किसी के ख़ानदान के अंदर अगर एक बंदे की आंखें ब्लू हों, दूसरी या तीसरी जनरेशन में आके आंखें ब्लू हो ही जाती हैं। आपका जेनेटिक मेकअप जो है ना वो आपके जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकता है। तो ये बात कर रहा है। Which of the following the molecular biological research is to disease treatment and diagnosis? It's molecular therapy। जहाँ पे molecular biological research आ गया वहाँ पे molecular therapy ही आएगा। Which of the following techniques target non-germline cells? They are germline gene therapy, जिसके अंदर हम non-germline cells को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Okay, which of the following technique is used is not applicable because major challenge is to develop vectors that can yield stable therapeutic concentration of gene products? is molecular therapy because हमारे पास इतने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसके वेक्टर्स को लेकर कि एक स्टेबल थेरेपेटिक कंसंट्रेशन बना सकें जीन प्रोडक्ट्स की और फिर उसको जो इंट्रोड्यूस करा सकें बॉडी में। तो हमारे पास थोड़ा मसला भी मॉलिक्यूलर थेरेपी के लिए ही होता है। Which of the following technique is not applicable because of lack of knowledge of exactly
what sets of stage of serious stage for the what sets the stage for the serious disease, it's molecular therapy. क्योंकि हमारे पास में बताया था कि करोड़ों जीन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर और हमें नहीं पता कि कौन से इलाके की गड़बड़ी की वजह से मसला हो रहा है, तो हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है अभी तक, उस पर इतनी रिसर्च ही नहीं हुई है। क्योंकि मतलब हम देखें ना कि किसी भी मसले को हल करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कई जानों का नुकसान होता है। तो इसमें पहले ही इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं क्लोनिंग वगैरह पे, रेप्लिकेशन वगैरह पे। तो सबसे ज़्यादा मसला कि हम जो है वो टेक्निक को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते किसी के ऊपर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इज मॉलिक्यूलर थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड दैट यूजेज शॉर्ट पल्सेस ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रोपोरेशन। ये देखो ये तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमने लास्ट भी इस चीज़ में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज जीन स्लाइसिंग जीन साइलेंसिंग में शट ऑफ हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ थेरेपेटिक जीन्स एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलर थेरेपी। मतलब कौन सी टेक्निक जो है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जीन साइलेंसिंग जो है वो शट ऑफ कर देगा हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन को, थेरेपेटिक जीन के हाई लेवल एक्सप्रेशन को। मतलब हम बाहर से कोई भी देखो हमारी बॉडी की जो जीन है ना वो हमेशा डोमिनेंट रहेगी, हम बाहर से कोई भी जो है वो चेंजेस जो है उसके अंदर इनहेरिट कर दें। तो ये कह रहा है कि कौन सी टेक्निक जो है एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज जीन साइलेंसिंग में शट ऑफ हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ थेरेपेटिक जीन्स। तो ये है आपकी मॉलिक्यूलर थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ एल डोपा। तो इट्स डेल्यूजन्स, ये जो है ना मतलब बीमारी है एक डेल्यूजन और उसका साइड इफेक्ट है जो है वो ये एल डोपा का जो साइड इफेक्ट है, इस वजह से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज IL-6। Which of the following molecule of interest that is currently being used for gene therapy for bone healing is BMP1. IGF-1 is abbreviation of the following: insulin-like growth factor 1. Insulin-like growth factor 1. Okay. Which of the following vitamin is required for collagen formation? It's vitamin C. Which of the following is प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस इंक्रीज द थेरेपेटिक मॉलिक्यूल BMP7। ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के में आया था BCQs, और उस वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस मतलब इसमें कौन सी थेरेपेटिक मॉलिक्यूल है जो आपके प्रोटियोग्लाइकेन की सिंथेसिस को बढ़ा सकता है, तो इट्स BMP7। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एम्प्लॉय ट्रांसफरिंग जीन एनकोडिंग थेरेपेटिक फैक्टर्स इनटू रिपेयर टिश्यू जीन थेरेपी। मतलब कौन से टेक्निक हैं जो आपके जीन ट्रांसफरिंग एनकोडिंग करा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं टिश्यू को, वो आपकी है जीन थेरेपी। The use of genetic manipulation for treatment of disease is gene therapy. Viral attachment proteins are capsid. Viral attachment proteins are glycoproteins। 3-4 किस्म के होते हैं ना, तो ये सबका नाम ले रहे हैं। अगर वहाँ पे दोनों का ऑप्शन होता तो हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैप्सिड के साथ नीचे न्यूक्लियस भी होता तो हम लिखते हैं बोथ C and D, पर ये अलग अलग बता रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप जहाँ कैप्सिड देखो वहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ना मिले तो काट के आ जाओ, ऐसा नहीं है। वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स आर कैप्सिड, वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स आर glycoproteins. Non-essential gene of viruses are deleted and exogenous genes are inserted. It's called gene replacement. जिसके अंदर हम नॉन एसेंशियल जीन जो है वायरस की उसको निपटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और एक्सोजीनियस जीन जो है उसके अंदर डाल देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वायरस के अपने इफेक्ट्स भी तो हमारे जीन के अंदर आ जाएंगे ना, क्योंकि हम उसको वेक्टर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स कॉल्ड जीन रिप्लेसमेंट। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जर्म लाइन जीन थेरेपी, जिसके अंदर हम एग्स के ऊपर काम करते हैं। वो ओवा भी हो सकता है, वो स्पर्म भी हो सकता है। जीन थेरेपी दैट टारगेट्स नॉन जर्म लाइन सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक जीन थेरेपी, क्योंकि इसमें बॉडी सेल्स पे काम कर होते हैं। PDGF इज एब्रिवेटेड प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ओके, TGF is abbreviated as transforming growth factor. One advantage of retrovirus with respect to gene therapy is integration into the host chromosome. ये होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है, ये इसका एक बहुत बड़ा जो है वो क्या कहना चाहिए कि फ़ायदा है। तो 50 हमने अभी कर लिया, 50 बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी और उसमें तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं, और जैसे ये TGF वाला है मैं इसको पढ़ रही थी लेकिन मैं भूल गई थी कि ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, तो ये मैंने अभी पढ़ा। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़े थे और मेरी थ्योरी में भी नहीं थे, और उम्मीद है कि आपके भी लगेंगे। उस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मुझसे गलती हो गई हो
या मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया हो तो माजरत, क्योंकि मैं भी आपकी की तरह एक स्टूडेंट हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। थ्योरी चाहिए हो या कुछ भी ये नोट्स तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और FB पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मैंने लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दे दी। थैंक यू।